जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकंड जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वो पढ़ रहे हैं। अब तक हम उसमें 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज उसका 6 लेक्चर है। होप आपने प्रीवियस 5 लेक्चर्स को देखा होगा और समझा भी होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सबका, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्म में, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना वक्त जाया किए चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो मैं हर बार की तरह आपके साथ में शेयर करता हूँ पीपीटी को। ठीक है, पीडीएफ को। बेसिकली आज पीपीटी नहीं है बिकॉज मैंने पीपीटी बनाई थी, अच्छी पीपीटी थी, बहुत प्यारी पीपीटी थी, टोटल 50 स्लाइड्स की। बट उसे मैं सेव करना भूल गया, तो मेरे जो 2-3 दिन की मेहनत थी वो पूरी खराब हो गई। बट कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि अब और 2-3 दिन लगा के बनाने से अच्छा है कि जितना भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी और जो भी फोटोज वगैरह होंगी मैं आपको यहीं पर दिखाता जाऊंगा। ठीक है, सो कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा मोर अबाउट सॉल्ट्स। ठीक है, मतलब बेसिकली अब हम किसके बारे में और ज्यादा जानेंगे, सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, आप जानते हो जैसे सॉल्ट्स का नाम आता है तो आपके मन में क्या आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आती है। ठीक है ना, कि एसिड और बेस ने मिलकर रिएक्ट करा और एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। रिएक्शन को हमने बोला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो बनने वाला प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट को ना हम लोग एडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एडक्ट का मतलब होता है जो दो चीजों के एडिशन से बने। तो एसिड और बेस के एडिशन से बन रहा है सॉल्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एडक्ट। ठीक है, इन्हें इसे आप एडक्ट का नाम भी देंगे, नॉट एडिक्ट, एडक्ट। ठीक है, चलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है ये, साथ में सॉल्ट के साथ क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर भी बनता है। ये इसके बारे में तो हमें पता है, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है कि अब हम और ज्यादा देखेंगे कि इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस के बारे में, कि इसकी प्रिपरेशन और किन तरीकों से की जा सकती है, इसकी और क्या प्रॉपर्टी होती है और इसके क्या यूजेस होते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो और बेसिकली फैमिली ऑफ सॉल्ट को भी देखेंगे। देखो फैमिली ऑफ सॉल्ट, फैमिली क्या होती है, फैमिली में क्या होता है, फैमिली में ऐसे लोग होते हैं ना जो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो ऐसे सॉल्ट्स हैं जो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। बिलोंग कैसे कर सकते हैं, आप जानते हो सॉल्ट का क्या होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव पार्ट इज कॉल्ड एज कैटायन एंड नेगेटिव पार्ट इज कॉल्ड एज एनायन। तो बेसिकली जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है और जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर पी और एन मान लिया, कुछ तो भी है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, तो दो तरीके से फैमिली में आ सकता है वो, या तो जिन सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट सेम हो या जिनका नेगेटिव पार्ट सेम हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे भी सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलती है, एक्टिविटी कराती है आपसे एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी की जानते हो आप खास बात क्या है, कि हर एक चीज आपसे एक्टिविटी के फॉर्म में कराती है ताकि आपको वो खुद से समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलती है कि इन सारे गिवन सॉल्ट्स को क्या लिखते जाओ आप, फॉर्मूले लिखते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक सॉल्ट है हमारा पहला वाला पोटेशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 होता है ना। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, इस सिंबल से करते हैं, K से। ठीक है, और नाम क्या इसका, K2SO4, दैट इज व्हाट पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम इज K एंड सल्फेट इज SO4। ठीक है, फिर यहाँ पे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इज Na2SO4। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, कैल्शियम सल्फेट, इट इज CaSO4। देन वी हैव आवर मैग्नीशियम सल्फेट, इट इज MgSO4। ओके, चलो, फिर देन इट इज कॉपर सल्फेट, इट इज CuSO4। कॉपर सल्फेट इज CuSO4। सोडियम क्लोराइड इज NaCl। ठीक है, अगर आपको ये सारे फॉर्मूले नहीं याद पहले से तो आप क्या करेंगे, मेरे साथ इसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है, चलो, देन कैल्शियम सल्फेट तो मैंने आपको बता दिया, कॉपर सल्फेट भी बता दिया, सोडियम क्लोराइड भी बता दिया। सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट आयन क्या होता है, NO3- होता है ना, याद है कि नहीं आपको। ठीक है, तो दिस इज सोडियम नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा NaNO3 हो जाएगा। देन सोडियम कार्बोनेट, इट इज व्हाट, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 इज व्हाट, हमारा सोडियम कार्बोनेट। फिर इसके बाद हम आगे चले अमोनियम क्लोराइड की तरफ, तो इट इज व्हाट, NH4Cl। ठीक है,
समझ गए आप? ठीक है, अब देखो जो अगला क्वेश्चन पूछेगी ना वो यही पूछेगी एनसीईआरटी कि बताओ ये सारे जो सॉल्ट्स हैं ये कौन से एसिड और बेस से मिलकर बने होंगे। ठीक है, ये देखो मैं इसे रब कर दूं क्या? नोट कर लिया आपने? इसको अच्छे से यहाँ पे लेके चलते हैं ताकि आप नोट कर सको अगर आपने नहीं करा तो। ठीक है, होप ये सब नोट कर लिया होगा आपने। कर लिया? चलो मैं इसको रब करता हूँ। ओके चलो अब यहाँ से देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा, आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन, यानी किनसे मिलके बने होंगे इनका पता लगाओ। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूँ कि आप कैसे पता लगाओगे। तो आपको ये तो पता है कि सॉल्ट कब बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है जनरली। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए प्लस बी गिव्स सॉल्ट। ठीक है, जनरली क्या बनता ही बनता है इसमें तो। ठीक है, ए प्लस बी गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर दैट इज H2O। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं। ए मैंने यहाँ पे किसको माना है, एसिड को माना है, और बी किसको माना है, बेस को माना है। ठीक है, इतना आप नोट करते जाओ, है ना, नोट कर लो, पहले ये नोट कर लो। कर लिया? चलो अब आगे चलते हैं। अब हमें सबसे पहले पता लगाना है कि पोटेशियम सल्फेट कौन से एसिड और बेस से मिलकर बना होगा। ठीक है, मैं एक एक करके आपको सबका बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को। अगर ये समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो क्लियर है? सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर ए प्लस बी एज इट इज रहने दो। साथ ही साथ जो आपका सॉल्ट बना है, यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बना है, पोटेशियम सल्फेट। उसका फॉर्मूला क्या था, K2SO4 था। ठीक है, प्लस H2, इट इज वॉट, वाटर। ठीक है, तो यहाँ से K2SO4 आप क्या करो, इन दोनों को, जो हमारा वाटर है उसको और K2SO4 दोनों को क्या करो, तोड़ लो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फॉर्म में। जैसे आप K2SO4 को तोड़ोगे तो आपको यहाँ से 2K+ आयन मिलने वाले हैं। ठीक है ना, और SO4-2 मिलने वाला है। समझ गए? आप वाटर को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा H, मिलेगा H+ मिलने वाला है, और OH- मिलने वाला है। बिल्कुल बेहतरीन सा, समझ गए आप, यही मिलेगा। देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, लिख लो, लिखना चाहो लिख लो, समझना चाहो समझ लो। ठीक है, वो ये कि आपको लेना है सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट। क्या लेना है, सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट। आपने लिया सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट, प्लस इसको लेना है एसिड का वाटर का नेगेटिव पार्ट। सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट और वाटर का नेगेटिव पार्ट। ठीक है, वाटर का नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो आपने क्या क्या लिया, सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट और वाटर का नेगेटिव पार्ट लो। तो आप यहाँ से क्या लोगे, के, और यहाँ से आप ओ एच, यही लोगे ना, K+ और OH-। ठीक है, तो जो बनेगा वो बन जाएगा KOH। क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे बनना ना, सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट क्या है, यहाँ पर K है, और वाटर का नेगेटिव पार्ट तो हमेशा ही क्या रहने वाला है, OH रहने वाला है। तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे, KOH। एंड आप भली भांति जानते हो दीज आर व्हाट, बेस। बेस बेसिकली जो भी OH रहता है जिसके साथ में, वो क्या होता है, बेस होता है ना। पानी में जाने के बाद वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ये हमें KOH। दिस, और इस बेस का नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यही नाम है। ठीक है, ओके, बिल्कुल। तो देखो यहाँ से हमने पता लगा लिया कि K2SO4 को बनाने वाला बेस कौन है, तो हमें मिल गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आप क्या नोट कर सकते हो, स्टेप 1 सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट, स्टेप 2 वाटर का नेगेटिव पार्ट, दोनों को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, बेस। ठीक है, ये आप बेस के लिए लिख सकते हो। ठीक है, नहीं भी लिखो तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, सब समझ लिया, बेसिकली तोड़ तोड़ के सब कुछ समझ लिया। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखो, तो आप समझ गए कि हम बेस का कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो हमने बेस यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग KOH। ठीक है, मैं यहाँ से आपको 3 एग्जांपल कराऊंगा, इसके बाद आप खुद करोगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैंने बता भी दूंगा अगर कोई डाउट होगा तो। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हो मुझसे, है ना। चाहो तो मैं पूरे करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये समझ में आया कैसे निकाला हमने, है ना। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, इसके एसिड की तरफ। ठीक है ना, अभी तो बेस निकाला, तो एसिड में क्या करेंगे अब अपन, इसमें क्या करना है अपने को, एसिड टू फाइंड आउट एसिड क्या करेंगे हम, सॉल्ट का
नेगेटिव पार्ट, सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट लेना है आपको और प्लस कर देना है इसको बेस के पॉजिटिव पार्ट के साथ। बेस बोल रहा हूँ यार मैं, हमारे वाटर के पॉजिटिव पार्ट के साथ में, माफ करना मुझे गलती से हो जाता है थोड़ा सा, है ना। बेस के हमें क्या करना है यहाँ पे, वाटर के पॉजिटिव पार्ट के साथ क्या कर देना है, इसे प्लस कर देना। ठीक है, वाटर का पॉजिटिव पार्ट। क्लियर है एकदम आपको ये बात, मेरे ख्याल से एकदम फंडामेंटली क्लियर होगी। ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं। इन दोनों को आपने प्लस करोगे जैसे ही, तो यहाँ से क्या आने वाला है, सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट इज व्हाट, SO4-2। ठीक है, और H2O का जो वाटर है, यहाँ पर वाटर का क्या है, यहाँ पॉजिटिव पार्ट तो वो है H+। ठीक है, तो आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, H2SO4 बनने वाला है, बिल्कुल यही बनेगा। क्लियर है, तो ये आपको मिल गया एसिड हमारा, दिस इज व्हाट हाइड्रो सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज व्हाट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है, समझ गए। तो जिस एसिड और बेस ने मिलकर हमारे पोटेशियम सल्फेट को बनाया था, वो कौन कौन से हैं, हमारा KOH है, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और H2SO4 है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है एकदम, कैसे निकाला हमने। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग दूसरा वाला, है ना। दूसरा वाला एसिड उठाते हैं, दूसरा है, और दूसरा वाला सॉल्ट उठाते हैं। क्या है हमारा, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट में भी क्या करेंगे हम, Na2SO4 होगा इसका फॉर्मूला। पॉज करो और खुद से करो यहाँ पर, ठीक है। पॉज करो और खुद से करो, नहीं बनता तो सॉल्यूशन देखना, मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, पॉज करो तो तुम सीखोगे, है ना। खुद से जब तक एफर्ट नहीं करोगे ना, तो नहीं सीख पाओगे। किसी भी कोचिंग क्लास, किसी भी टीचर, कोई भी इंसान है, उसका रोल तुम्हें सिखाने में सिर्फ 20% होता है। ठीक है, बचा हुआ 80% रोल होता है तुम्हारी क्यूरियोसिटी का, तुम्हारी जान वही क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा का, तुम्हारे इंटरेस्ट का, और तुम्हारा बिहेवियर का। ठीक है, जब तक अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं डेवलप करोगे कि मैं ये सीख सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट नहीं डेवलप करोगे कि मुझे ये सीखना है। तीसरी चीज, अपने अंदर क्यूरियोसिटी नहीं रखोगे, अरे वाह ये होता कैसे है। ये तीन चीजें डालनी अपने अंदर, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना, सीख लोगे फिर सारी चीजें। समझ गए। चलो, तो और प्रैक्टिस तो भाई मस्त है, बिना प्रैक्टिस के तो कोई नहीं सीख सकता। ठीक है, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है, तब जाके मैं आपको यहाँ पर बता पा रहा हूँ आज, और इतने सारे बच्चों को मेंटोर करता हूँ। ठीक है, तो उनको बता पाता हूँ। तो करो पॉज करके यार ये वाला। ठीक है, होप आपने पॉज किया होगा। आगे चलते हैं अब हम। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आया Na2SO4। तो Na2SO4 के लिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, इसको ब्रेक कर लो और वाटर को भी ब्रेक कर लेना। तो Na2SO4 यहाँ पे, और वाटर को भी क्या कर लीजिए, आप ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, तो Na2SO4 को जब आप ब्रेक करोगे, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट क्या बनने वाला है, पॉजिटिव पार्ट तो बनेंगे 2Na+, 2Na+ वाले आयंस है यहाँ पर, और एक है SO4-2 का। ऐसे ही जब आप वाटर को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H और OH निकलेगा। ठीक है, H+ और OH- निकलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट और हमारे वाटर का नेगेटिव पार्ट लेना सबसे पहले, तो क्या मिल जाएगा आपको, बेस मिल जाएगा। होप आपको बेस मिल गया होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने आपको, कि आपको लेना है अपने एसिड का, एसिड बोल रहा हूँ, बार बार मेरी जबान फिसल जाती है, मुझे माफ कर देना। ठीक है ना, आपको क्या लेना है, सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट और वाटर का पॉजिटिव पार्ट, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। क्लियर है, तो आपको यहाँ पे एसिड मिला, हमारा H2SO4 एसिड मिल गया, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और हमारा बेस मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, डन। चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी आप खुद से करके देखो, इट इज व्हाट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट के लिए क्या करोगे आप, वापस से देखो CaSO4, सबसे पहले तो देखो फॉर्मूला पता होना मस्ट है, इसको तोड़ देंगे हम।
Ca+2 में और SO4-2 में तोड़ दिया। ऐसे ही हमने क्या करा, वाटर को तोड़ दिया। ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ तो इजीली हो जाएगा। तो वाटर को हमने क्या करा, तोड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, OH- इधर लिख दिया और H+ इस बार इधर लिख दिया। ठीक है, तो क्या बताया था, सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट और वाटर का नेगेटिव पार्ट लोगे तो क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें बेस मिल गया, और बेस क्या होने वाला है यहाँ, CaOH होल ट्वाइस होएगा। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। देखो, सबसे पहले तो एक चीज मैं सिखाता हूँ अभी आपको, कि आपने सोचा होगा कि यार सर ये KOH जो है, कुछ बच्चों को पता भी होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो उनको मैं बता देता हूँ। जो KOH होता है तो OH एक ही बार लिख रहे हैं, लेकिन CaOH में 2 बार लिख रहे हैं। ये डाउट सबको रहता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर, राइटिंग द फॉर्मूला। ठीक है, इसका मैं अलग से भी, मुझे एक बेसिक्स ऑफ साइंस का वीडियो बनाना है, जिसमें मैं आपको बहुत ज्यादा बेसिक चीजें बताऊंगा, है ना, कि मैटर क्या होता है, ठीक है ना, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें मुझे बेसिक बतानी है। बट यहाँ पर आप समझ लो राइटिंग द फॉर्मूला। ठीक है, और तो और मुझे उसमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के भी बारे में बात करनी है। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा सिखाने वाला, वैल्यू ऐड करने वाला वीडियो होगा, तो आप जरूर देखना। बट अभी आप यहाँ से समझ लो राइटिंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करते। मान लीजिए आपको पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेशियम पे कितना चार्ज आता है, तो वो आता है +1 का। फिर आपको ये याद पता होना चाहिए कि SO4 पे कितना आता है। ठीक है, फिर आप क्या करो, यहाँ से जो वैल्यूज हैं इनको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, साइन के साथ नहीं करना हमें इंटरचेंज। देखो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो अकेले प्लस का मतलब है +1। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे के साथ आ जाएगा 2, जो SO4 के साथ था, और SO4 के साथ आ जाएगा 1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, देखो फॉर्मूला बन गया K2SO4। ऐसे ही अगर मैं बात करूं Na2SO4 का, तो Na+ है और SO4-2। ठीक है, तो 2 इधर और 1 इधर, तो क्या फॉर्मूला बन गया, Na2SO4। समझ गए। ऐसे ही अगर आप चलोगे कैल्शियम के केस में, तो Ca+2 मान लो आपको, और SO4-2 ये बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, ये 2 इधर जाएगा और ये 2 इधर जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Ca2SO4 होल ट्वाइस, यही बनेगा। तो ये 2 और 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। कुल मिला के हम लोग सीधा सीधा इसको, जब यहाँ पर सेम आ जाता है, इनके कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं, तो हम लोग सीधा सीधा ये लिख देते हैं CaSO4। ठीक है ना, समझ गए बात को, हाँ या ना, डन एकदम। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो बेसिकली मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर होंगी। तो राइटिंग द फॉर्मूला में सबसे की पॉइंट क्या है भाई, कि आपको याद होना चाहिए चार्ज ऑन द पॉजिटिव आयन एंड चार्ज ऑन द नेगेटिव आयन। ठीक है, तो आप यहाँ पे खेल जाओगे, बस क्रिस क्रॉस करना है। और दो चार करके बता दूं क्या, जैसे मान लो आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, या अभी चलते हैं अपन, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ठीक है ना, तो ये क्या था, Ca+2 और ये है OH-। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 इधर चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा। तो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। डन, दिस इज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का पदार्थ है, तो Al पे याद रखना +3 का चार्ज आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, ये सारे आप उस बेसिक वाले लेक्चर में देख लेना, जल्दी आ जाएगा वो। ठीक है, इस वीक, यानी आज तो संडे को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ये अपलोड हो जाएगा, है ना। तो वो आ जाएगा आने वाले वीक में, कभी भी आ सकता है। ठीक है, पक्का प्रॉमिस है कि वो आ जाएगा। बहुत दिन से मैं, क्योंकि पिछले एक आध लेक्चर से मैं बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर में भी शायद बोला था मैंने कि वो बेसिक्स ऑफ साइंस आने वाला है। तो यार थोड़ा सा सब्र करो, वो आ जाएगा, उसकी PPT पे काम चल रहा है। ठीक है, और मैं, जानते हो आप, मैं चाहता हूँ आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिले। ठीक है, जो अब तक अवेलेबल ना हो पूरी यूट्यूब इंडिया पे, या अवेलेबल भी हो तो उस तरीके से ना हो, उस लेवल पे ना हो जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो, क्योंकि अपने को वही बनाना है जो वैल्यूएबल हो, और साथ ही साथ इस तरीके से बनाना है कि बहुत ही लेवल का हो, मतलब मजा आ जाए पढ़ के। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो Al, Cl,
होल थ्राइस, बेसिकली AlCl3 बन जाए। दिस इज व्हाट एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बस आपको क्या पता होना चाहिए, चार्ज। मैं आपको चार्ज निकालना भी सिखाऊंगा उस वीडियो में, काफी थोड़ा लंबा होगा वो, ठीक है, काफी अच्छा सेशन होगा वो। तो उसमें भी हम बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। अभी तो हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया। अब बाकी सारे भी ऐसे ही बना सकते हो, है ना। चलो, कहाँ तक बता दिया मैंने, कैल्शियम सल्फेट तक बता दिया था कि कैल्शियम सल्फेट के लिए क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस होगा और H2SO4 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद कॉपर सल्फेट की बात करें तो जानते हो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 होता है, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CuSO4। तो CuSO4 को जब आप ब्रेक करोगे तब क्या होगा, Cu+2 बनने वाला है यहाँ पर, और SO4-2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनाने लग गया मैं, बट मुझे फॉर्मूला नहीं बनाना। हाँ, और जब मैं वाटर की बात करूंगा तो ये H2O मैं यहाँ ऐसे लिख दूंगा, तो यहाँ पे OH- और H+, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने आपको, पढ़ो जरा, आपने नोट भी किया कि बेस बनाना था, बेस को जानना था कि ये कौन सा था, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, सॉल्ट का पॉजिटिव वाला पार्ट और हमारे वाटर का नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है। और सेम विद द एसिड, एसिड के लिए क्या था, वाटर का पॉजिटिव वाला पार्ट और सॉल्ट का नेगेटिव वाला पार्ट। तो यहाँ से क्या बना, ये हमारा H2SO4 हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस, ठीक है। समझे बात को, हाँ या ना, ऐसे करके आप बाकी सारे बना लो और कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ये सारा आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आप करके मुझे बताओगे, और मैंने आपको सिखा दिया मेथड, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। होप सफिशियंट होगा। आइडेंटिफाई, ये तो मैंने आपको ये बताया, यही तो हमने किया अभी। सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। देखो, शुरुआत में मैंने बता दिया था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं उनसे डिसाइड होता है कौन सी फैमिली से होता है, सेम पॉजिटिव है तो भी सेम फैमिली से, सेम नेगेटिव है तो भी सेम फैमिली से। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। देन हियर इट इज Na2SO4 बिलोंग, देखो लिखा है ना, NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू द सेम फैमिली, है ना। लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर, यही सारी बातें तो मैंने आपको भी बताई है। चलो, लिखा है फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, फैमिली ऑफ NaCl एंड KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड, ठीक है भाई, बिकॉज क्लोरीन दिख रहा है यहाँ पर सेम, है ना। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द सॉल्ट गिवन इन दिस एक्टिविटी, तो अपन बहुत सारी फैमिलीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक बार अगर हम जाएं इन एक्टिविटी की तरफ तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिखने वाला है, देखो सल्फेट वाले सॉल्ट सारे के सारे जो है वो एक फैमिली से बिलोंग कर जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव आयन क्या हो जाएगा, सबका सेम हो जाएगा। ऐसे ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट एक फैमिली से बिलोंग कर जाएंगे, क्योंकि इन सब में जो पॉजिटिव पार्ट है Na+, ये क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट भी, ठीक है। चलो, देन अगर हम बात करें कि सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना, ये भी, तो ये हो गया अपना, इतने सारे सेम सोडियम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। देन अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की बात करोगे तो क्लोराइड फैमिली से बिलोंग कर जाएंगे, क्योंकि इनमें Cl-, दैट इज नेगेटिव आयन जो है, नेगेटिव पार्ट या नेगेटिव रेडिकल, वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। रेडिकल का मतलब होता है हाईली रिएक्टिव, रेडिकल मीन्स हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, ठीक है, हाईली रिएक्टिव स्पीशी। तो बेसिकली देखो, जो भी चार्ज होता है ना, वो क्या लेके आता है, वो लेके आता है अनस्टेबिलिटी, यानी जो चार्ज है, जैसे यहाँ पर किसी पर माइनस का चार्ज है तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। वो ढूंढेगा कि भाई मुझे कैसे भी प्लस वाला मिले और मुझसे कंबाइन हो जाए, दैट्स वाई हाईली रिएक्टिव है, इसलिए हमने क्या बोला, रेडिकल, ठीक है, हाईली रिएक्टिव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप हायर क्लास में जाओगे जब, तो आपको मालूम चलेगा कि रेडिकल का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग होता है, रेडिकल थोड़ी अलग चीज होती है, बट रेडिकल का जो बेसिक मतलब है वो यही है कि हाईली रिएक्टिव, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो अपन को तो आगे जाना है और अपन पहुंच रहे हैं आगे, चलो।
चलते हैं, देखो अब है पीएच ऑफ द सॉल्ट। तो यहाँ पे कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल, हमें क्या करना है, सॉल्ट सैंपल कलेक्ट करना है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर, इन सबका लेना है, ठीक है। और जो भी अवेलेबल है उनका भी ले लेना, ठीक है, जैसे HNO3 वगैरह भी ले सकते हो, HNO3 नहीं सॉरी, सॉल्ट लेना, NaNO3 ले सकते हो, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, आप सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड लिया आपने, उसका आपको क्या करना है, पीएच निकालना है, पोटेशियम नाइट्रेट लेना है, उसका भी लेना, चेक द सॉल्युबिलिटी इन सॉल्ट, यूज डिस्टिल्ड वाटर ओनली, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे ताकि उसमें ऑलरेडी कोई भी आयंस प्रेजेंट ना हो, कोई भी डिजोल्व सॉल्ट प्रेजेंट ना हो, ठीक है। हाँ, इसीलिए ताकि हम इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छे से चेक कर पाए। सो सॉल्युबिलिटी जब आप चेक करोगे तो मैं इसका कंक्लूजन आपको बता देता हूँ, जो भी सॉल्ट होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सॉल्ट होंगे, देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो चीजें होती हैं, बेसिक ऑफ साइंस में ये बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बस इतना जान लो, बहुत पहले ना दो चीजें थी, मतलब बहुत पहले दो अलग अलग डेफिनेशन दी जाती थी, ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की, ठीक है। आज थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हें बोलते थे जो लिविंग से मिले, जो लिविंग से मिले, दीज आर जो भी लिविंग से मिले, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आज डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, उस डिफरेंट डेफिनेशन की भी बात अभी करूंगा। लेकिन ऑर्गेनिक की डेफिनेशन क्या थी, जो हमें लिविंग से ऑब्टेन होता हो, ठीक है, लिविंग से क्या होता हो, ऑब्टेन होता हो, या जो लिविंग में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग और प्रेजेंट इन लिविंग। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी लिविंग में प्रेजेंट हो या लिविंग से मिले, उन्हें हम क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक, क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक। और मैं बार बार एक चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है और आज वाली डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है, पुरानी, ठीक है ना। चलो, उसके बाद इनऑर्गेनिक, तो जो भी नॉन लिविंग से ऑब्टेन होता हो और जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो, दैट ऑल आर नॉन लिविंग। ऑर्गेनिक का एग्जांपल देखना है आपको, तो आप ऑर्गेनिक के एग्जांपल में देख सकते हो ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ, C6H12O6, ठीक है। फिर आप देख सकते हो हमारा, और क्या देख सकते हो आप, मीथेन देख सकते हो, CH4, ठीक है। और क्या देख सकते हो आप, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, ये हो गया, ये हो गया, आप देख सकते हो कोई सा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3COOH, ठीक है। आप जब हायर क्लास में जाओगे, बायो पढ़ोगे, तो आपको ये मालूम चलेगा कि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई से हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है। देन अगर आप देखोगे और देखोगे तो आप अल्कोहल भी देख सकते हो, C2H5OH, दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बेसिकली जो लिविंग से मिले ये सारे क्या थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आप बोलोगे सर अल्कोहल लिविंग से मिल रहा है, तो भाई आपने अगर प्रीवियस अभी लेक्चर प्रेजेंट है मेरे लाइफ प्रोसेस का इस चैनल पे, अगर वो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, जैसा ऑर्डर में चल रहा है हम चलेंगे, लाइफ प्रोसेस में एक बार फिर से कराऊंगा एक नए तरीके से और ज्यादा कंटेंट लेकर आऊंगा उसमें, ठीक है। अभी भी जो अवेलेबल है वो बेस्ट अवेलेबल है, लेकिन अपन तो जानते हो इम्प्रूव करते रहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया C2H5OH की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो जो यीस्ट नाम की फंजाई होती है, वो एंजाइम को यूज करती है, जाइमेज एंजाइम को यूज करती है, ठीक है। और वो CO2, यहाँ पे लिख दूं मैं, CO2 और H2O से मिलकर क्या बनवा देती है, एल्कोहल बनाती है। रेस्पिरेशन जब करती है ना यीस्ट, तो क्या बनती है, एल्कोहल बनती है, ठीक है। समझ गए, हमारे भी मसल्स में कुछ मात्रा में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, हमारी उसका फॉर्मेशन होता है, क्या बोलते हैं उसको, एल्कोहल का। क्लियर है, होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हो। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब हाँ, अब इनऑर्गेनिक की बात करें, जैसे इनऑर्गेनिक की बात करोगे तो इसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, जो CO2 होता है वो आ जाएगा, H2O है वो आ जाएगा, बेसिकली ये सब नॉन लिविंग है ना, बाहर मिलता है हमें, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक, क्लियर है।
है ना। लेकिन आप बोलोगे कि जैसे हम बात करें कुछ एसिड की, तो HNO3 जैसे हो गया, ये एसिड भी कैसा है, इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, H2SO4 ये भी कैसा है, इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। HCl भी कैसा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है। तो लेकिन आप बोलोगे सर H2O तो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो आप इसे इनऑर्गेनिक कैसे बोल सकते हो, ये तो गलत हो जाएगी। हाँ, तो बाद में मालूम चला कि ये सारी चीजें गलत हो रही थी। ठीक है, साथ ही साथ पहले ये भी माना गया था, धारणा थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम सिर्फ हमें वो लिविंग में ही देखने मिलेंगे, उन्हें हम कभी लेबोरेटरी में नहीं बना पाएंगे, लेबोरेटरी में हम कभी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये भी धारणा थी। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वूलर। ठीक है, उनसे SCIENTIST, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वूलर, WHWHOLER, ठीक है ना, वूलर। इनसे गलती से लेबोरेटरी में क्या बन गया था, यूरिया बन गया था। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इट्स अ कार्बोनिल कंपाउंड। बेसिकली जो CO ग्रुप है ये वाला, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, चलो देखेंगे इसके बारे में, सब देखेंगे। लेकिन अभी आप बस इतना समझ लो कि ऑर्गेनिक की डेफिनेशन पहले क्या थी, जो लिविंग में प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक, जो लिविंग में प्रेजेंट ना हो वो इनऑर्गेनिक, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो सब इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो बेसिकली बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इस डेफिनेशन को चेंज किया गया। जैसे ही ये लेबोरेटरी में एक्सीडेंटली क्या बन गया, यूरिया बन गया, तो डेफिनेशन को चेंज किया गया और बोला गया भैया ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वो सारी चीजें, ऑर्गेनिक वो सारी चीजें होती हैं जो हमें मिलती हैं, जिनमें सी और एच साथ में हो, जिनमें सी और एच क्या हो, साथ में हो, सी और एच साथ में हो। क्लियर है, समझ गए, जिसमें सी और एच क्या हो, साथ में हो। ठीक है, दीज आर बेसिकली व्हाट, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है, समझ गए मेरी बात को, चलो होप ये क्लियर होगा, है ना। तो बेसिकली जिसमें सी और एच साथ में देखने आपको मिल जाए वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसके साथ में आपको कभी कभी सी एच के साथ में ओ भी देखने मिलेगा, सी एच के साथ में एन भी देखने मिलेगा, सी एच के साथ में आपको क्या बोलते हैं उसको, वो भी देखने मिलेगा, एस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, कहीं कहीं पर। ओके, ये याद रखना। ठीक है, और ये भी याद रखना, ये जो होता है ये आप जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत हायर क्लासेस की बात करता हूँ ना, है ना, कोई बात नहीं, पर कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तब आपको वहां पे साइनाइड के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और बेसिकली इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये कैसा कंपाउंड होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, ये एक यहाँ पर एक्सेप्शन था, यहाँ से ये समझ लो। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। डन, चलो आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं, है ना, बैक टू द टॉपिक। तो इतनी सारी कहानी मैंने क्यों बताई, ताकि आप ये समझो कि ऑर्गेनिक क्या और इनऑर्गेनिक क्या। और यहाँ से जब आप इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करोगे वाटर में, तो आपको ये मिलेगा कि जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्ट है, जैसे इसमें से ऑर्गेनिक सॉल्ट कौन सा होगा, इसमें से ऑर्गेनिक सॉल्ट है सोडियम एसिटेट। ठीक है, एसिटेट आयन क्या होता है, ये होता है CH3COO-, दिस आयन इज व्हाट, एसिटेट आयन। अब इसके साथ आपने H जोड़ दिया तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, Na जोड़ दिया तो ये सोडियम एसिटेट बन जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट, सोडियम एसिटेट। इसका फॉर्मूला नहीं जानते तो नोट कर लेना। ठीक है भाई, देखो जब आपने एसिटिक एसिड को पानी में डाला, CH3COO, H को पानी में डालोगे तो आप जानते हो जैसे ही वाटर में डिजोल्व करते हैं हम लोग तो टूट जाता है। ठीक है, हालांकि बहुत कम टूटता है, कुछ ही परसेंट टूटता है। ऐसा समझ लो अगर आप
100 पार्टिकल डाल रहे हो, मतलब 100 मॉलिक्यूल डाल रहे हो ना CH3COH के, तो टूटेंगे कितने? सिर्फ 95, 95 नहीं सॉरी, सिर्फ टूटेंगे 5। कितने टूटेंगे? 5। ठीक है, इसीलिए काफी वीक एसिड भी होता है। 95 एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, मैंने बताया आपको, ठीक है ना, 5% इसका डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन यानी टूट जाना पानी के अंदर जाने पर। चलो ये क्लियर है। तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस मिलेगा आपको यहाँ पर, है ना। तो ये क्या बना? ये तो H प्लस आप जानते हो, ये तो हमारा हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, H प्लस एक्वस लिखते हैं, या फिर हम इसको H3O प्लस लिखते हैं, है ना। H प्लस अकेला नहीं रह पाता पानी के अंदर, वो वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है, बताया था मैंने आपको। और किसका फॉर्मेशन कर लेता है? हाइड्रोनियम आयन का। फिर यहाँ पर क्या है? CH3COO माइनस। क्लियर है एकदम। तो दिस इज कॉल्ड एज एसिटेट आयन। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटेट आयन। अब इसमें आप सोडियम जोड़ दो, पोटेशियम जोड़ दो, ठीक है, कुछ भी डाल दो, कुछ भी जोड़ दो, मतलब जो जोड़ सकता है, तो अल्टीमेटली उसका नाम आ जाएगा शुरुआत में एसीटेट आयन। क्लियर है? होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हो, है ना। तो इसकी सॉल्युबिलिटी यानी जो भी आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्ट दिख रहे हैं जो कि एक ही है, ठीक है, वो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। बाकी सबकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और आपको इन सबके फॉर्मूले में बता दूं क्या, तो सोडियम क्लोराइड का है NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट का होता है KNO3, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, कुछ कुछ जो होते हैं हमारे सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट, वो घुलते भी नहीं है, बिल्कुल नहीं घुलते। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं पोलैरिटी। एक तो बहुत सारी चीजें होती है ना। एक होता है पोलार नेचर। पोलार नेचर का मतलब होता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है। जैसे अगर आप बात करोगे NaCl की बात करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या है? NaCl पानी में जाने के बाद Na प्लस दे देगा, Cl माइनस दे देगा, तो ये क्या है? पोलार मॉलिक्यूल। और वाटर भी क्या है? पोलार है भाई। वाटर पे भी तो चार्ज है ना, H प्लस और OH माइनस, ऐसे ही होता है वाटर। ठीक है। और आप बात करोगे किसकी? सबकी बात करोगे, जिंक सल्फेट की बात करोगे, कॉपर सल्फेट की बात करोगे। जिंक सल्फेट क्या होता है? ZnSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4। तो बेसिकली इन सब पे क्या दिखने वाला है आपको? चार्ज दिखने वाला है, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं ना, वहां पर चार्ज नहीं रहता, वहां पे ऐसा चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता, वहां पे ऐसे पोल्स प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है। तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। मैं आपको बहुत मोटी मोटी भाषा में समझा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से। अगर हम डिटेल में जाके बात करेंगे तो वो बात कहाँ होगी? देखो लिख रहा हूं मैं, है ना, है ना, फिर लिख दिया मैंने हायर क्लासेस में, ठीक है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट जो जो भी होते हैं सारे डिस्कस करते चलता हूँ, जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, और यहाँ से बहुत हेल्प होगी आप, ठीक है। बट आपको मेन बात क्या याद रखनी? लाइक डिजोल्व लाइक, तो पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर को डिजोल्व कर लेगा। लाइक वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, सॉल्ट्स आर आल्सो पोलर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर आल्सो पोलर, तो वो डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी ऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करें तो दे आर लेस पोलर और बेसिकली नॉन पोलर, तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते, उनके लिए हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट है एग्जांपल बेंजीन, एसीटोन, ठीक है ना, ये सारे, ठीक है, ये सारे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो बता दिया सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम होगी वाटर में, ठीक है। और जो हमारे दूसरे सॉल्ट हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट, उनकी ज्यादा होगी। फिर चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच ऑफ द ऑन द पीएच पेपर। तो बेसिकली आप क्या करोगे? पीएच पेपर से इनकी पीएच फाइंड आउट करोगे, ठीक है। फिर क्या है? विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिडिक बेसिस और न्यूट्रल, इसकी बात करेंगे। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज्ड टू फॉर्म द सॉल्ट। देखो तो पूरी कहानी है ना आइडेंटिफाइड एसिड और बेस पर डिपेंड करती है। क्या होता है, आपको मालूम चलेगा कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ठीक है, याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये इनका जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट होगा न्यूट्रल। कैसा होगा? उसकी पीएच कैसी होने वाली है? न्यूट्रल, ठीक है, मतलब 7 दिखाएगा। क्लियर है एकदम? अगर आप बात करेंगे, ये नोट कर लिया आपने, पहला केस हो सकता है ना, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाए या स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाए और वीक बेस मिल जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाए और वीक बेस मिल जाए, ठीक है। अगर ऐसा होगा
तो कौन ज्यादा स्ट्रांग है, एसिड स्ट्रांग है, तो जो पीएच है वो किसकी तरफ शिफ्ट रहेगा, एसिड की तरफ। ठीक है, तो पीएच कैसा मिलने वाला है, एसिडिक मिलेगा। पहला केस तो आपने नोट कर लिया था, ये दूसरा केस है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। क्लियर है। दूसरी बार क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, है ना, मतलब थर्ड टाइम बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए और वीक एसिड मिल जाए। थर्ड लिख रहा हूं मैं, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए और वीक एसिड मिल जाए, तो क्या होगा, पीएच किसकी तरफ शिफ्ट रहेगा, बेस की तरफ। तो कैसा पीएच मिलने वाला है हमें, बेसिक पीएच मिलेगा। क्लियर है, ये ही पूरा कंक्लूजन निकलना है इससे, जो मैंने आपको एक बार में बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं पूरी कहानी को। जैसे आप लोगे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना होगा, मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं हम लोग, Na+Cl-, जो इसका पॉजिटिव वाला पार्ट है वो वाटर के नेगेटिव वाले पार्ट के साथ जोड़ दो, और जो हमारा ये वाला पार्ट है वाटर का पॉजिटिव वाला पार्ट सॉल्ट के नेगेटिव वाले पार्ट के साथ जोड़ दो, तो देखो आपको क्या मिला, NaOH मिल गया और HCl मिल गया, है ना। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जो NaOH है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और HCl से भी आप भली भांति वाकिफ है, वो भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका पीएच आपको कहाँ दिखने वाला है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये इनका पीएच आपको बताया ना अभी, ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होगा उसका पीएच न्यूट्रल। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट की बात करेंगे। तो पोटेशियम नाइट्रेट में क्या है, यहाँ पर KNO3 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, KNO3 होता है। तो ये आप वाटर का ले लें, आप H+ ले लें और OH- ले लें। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, KOH को जोड़ देंगे कुछ यूं, और HNO3 को यहाँ से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगेन क्या बनने वाला है यहाँ पर जो न्यूट्रल न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल पीएच शो करेगा। ठीक है, समझ गए बात को। चलो आगे चलते हैं, ऐसे करके ना मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं यहाँ पर, और मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ बेसिकली, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो स्लाइड में ही थी, वो ऐड की गई थी स्लाइड में, पर मैंने आपको शुरू में बताया था स्लाइड के साथ बहुत बुरा हुआ ठीक है, मेरी मेहनत के साथ थोड़ा बुरा हुआ, बट कोई बात नहीं, है ना, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, बस 2 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, थोड़ी देर का, और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा उसको। ठीक है। हम्म, क्या है ना, वो एक्टिविटी में सब कुछ लिखा हुआ है, तो बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा अपने को, है ना, अपन डायरेक्टली उसको कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। दिस इज एक्टिविटी 2.14 आई थिंक सो, राइट। नहीं, हाँ हाँ हाँ, 14 है। ठीक है ना। तो इसका कंक्लूजन मैंने यहाँ पर लिख रखे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारी इमेजेस हैं एक्चुअली, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। इससे कंक्लूजन मैं आपको एक सेकंड दिखा रहा हूँ, तब तक आप रिवाइज कर लो यार, है ना, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, जो भी मैंने आपको बताया ना उस पर ध्यान लगाओ। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इट इज, नहीं तो मुझे फिर से वापस आपको लिख के दिखाने पड़ेंगे ना पूरे। वैसे मैं लिख के दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर वो मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। वेयर इट इज, हाँ देखिए, बहुत ही सही चीज आ गई है, मिल गई है ना। हाँ, चलो 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 चलो, मिल गया।
देखो, तो आपके सामने सिंपली दिख रहा होगा ये पूरा, है ना। क्या है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस फ्रॉम अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, पहले ही बता दो एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस इन अ वीक एसिड फ्रॉम अ बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन, सोडियम एसिटेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ वीक एसिड एसिटिक एसिड। शुरुआत में ना एसिटिक एसिड के अगर आप 100 मॉलिक्यूल डाल रहे हो तो उसके कितने टूटेंगे, 5 बस टूटेंगे, बाकी 95 तो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, आप देखोगे तो आपको आगे मालूम चलेगा कि वो कुछ कुछ फॉर्मेशन करता है अंदर जाने के बाद में, वाटर के अंदर जाने के बाद में, तब और क्लियर होगा। चलो, बट अभी तो समझ में आया ना क्या है। इट विल टर्न पीएच पेपर इनटू रेड और येलो, यानी ये बेस की तरफ शिफ्ट करके रखेगा उसको। सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज एसिडिक विद वाटर दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनाना तो HCl लेना पड़ेगा ना, और AlOH होल थ्राइस। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है क्या, हाँ ये यार, तो अमोनियम क्लोराइड है, सॉरी, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4OH लेना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, NH4OH। ठीक है ना, ठीक है, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा, और H2O। ठीक है, तो NH4Cl किससे मिलके बना हुआ है, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक होगा इसका पीएच। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो इट्स सॉल्ट इज एसिडिक इन वाटर सॉल्यूशन। क्लियर है, यहाँ से आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। फिर आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। देखो, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब जो पीएच होता है, पीएच को हमने डिफाइन कैसे किया था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन से। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, देखो केमिस्ट्री में ना कंसेंट्रेशन को शो करने के लिए, जैसे H प्लस कंसेंट्रेशन को शो करना है, कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम लिखने की बजाय ऐसा ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, तो ये दिखाएगा, ये दर्शाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो इट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन। लॉग क्या होता है, लॉग इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल टूल होता है ये। ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं साइंस के अंदर, बेसिकली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी इसका यूज होता है, ताकि हम अपने ऑब्जर्वेशन को इजीली दिखा सकें। ठीक है, और अपने कैलकुलेशंस को इजी कर सकें। तो यहाँ पे लॉग का यूज किया गया। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जितना हाइड्रोजन आयन ज्यादा प्रेजेंट होगा उतना पीएच कम होगा, बिकॉज इट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो इन इन प्योर वाटर दे रिमेन एट इक्विलिब्रियम। मतलब प्योर वाटर यानी किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टिल वाटर की। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों सेम होते हैं, तो कंसेंट्रेशन हम बता रहे हैं न्यूट्रल 7 है, क्या होती है, पीएच 7 होती है। ठीक है, और देखो यहाँ पर इसको मैं आपको बता दूं, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस लिया है यहाँ पर, तो ये 7 कैसे निकल के आया। देखो, लॉग के ना कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला होता है लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा n log m, n log m। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप यहां पर देखो तो आपको यहां पर मिल रहा है माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, और कंसेंट्रेशन कितनी है H प्लस की, 10 की पावर 7 है, 10 की पावर -7 है, तो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ आ गया लॉग, यहाँ आ गया 10 की पावर -7, बिल्कुल सही आ गया। तो आप इसे कंपेयर करो, ये है लॉग m है आपका, लॉग m की पावर n, और n है ये -7, तो ये कहाँ उठ के आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो दिस विल बी माइनस इंटू, माइनस ऑलरेडी है, इंटू -7 log 10। ठीक है, और log 10 की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे जैसे ही 1 पुट कर दिया log 10 की जगह पर, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आप जानते हो माइनस और माइनस कैंसिल होते तो क्या मिलता है, पॉजिटिव साइन मिलता है, 7 प्लस, तो ये आंसर निकल के आएगा +7। समझ गए, तो ऐसे आया है यहाँ पे हमारे जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसकी पीएच क्या निकल के आई है, 7 निकल के आई। ठीक है, ये थोड़ी हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सोचा
बता दूं ताकि आपको और फंडामेंटल आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि भाई 7 आया तो क्यों आया। ठीक है, सबका कारण है, उसको आपने भी जान लिया। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं भी आया है तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला ऐसा क्यों होता है, ये आपको 11वीं क्लास में बताना पड़ेगा पूरी चीजें। ठीक है, अगर आप एनटीएससी का पेपर नहीं दे रहे हो तो परेशान मत हो, ओलंपियाड नहीं दे रहे हो तो परेशान मत हो, बोर्ड दे रहे हो नॉर्मली, है ना, तो परेशान मत हो। उसमें ये सब नहीं पूछेंगे, उसमें बस ये पूछेंगे पीएच ऑफ प्योर वाटर इज। ठीक है, ये जरूर पूछ सकते हैं कि जो आपका पीएच जो 7 क्यों आ रहा है, तो बिकॉज ओ एच माइनस और एच प्लस दोनों कंसेंट्रेशन क्या है वहां, सेम। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। सारी कहानी हो गई। when we add salt of a strong acid and a strong base is dissociate to form into ions fully and equilibrium remains the same। मतलब क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है ये पूरी तरीके से टूट जाता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम क्या रहता है, सेम रहता है, यानी ओ एच प्लस और ओ एच माइनस का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो अल्टीमेटली पीएच क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। But a salt of strong acid and a weak base, such as ammonium chloride, or salt of a weak acid or strong base, such as sodium acetate, does not dissociate fully and disturb the equilibrium of water. ठीक है, इन फॉर्मर केस सॉल्यूशन हैव मोर H प्लस while the latter has more OH माइनस। कुल मिला के इस लाइन का मतलब ये है कि जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया था तो पूरा टूट गया, उसका डिसोसिएशन हो गया। डिसोसिएशन का मतलब सिंपली होता है टूट जाना, एसोसिएशन यानी जोड़ना, उसमें आपने डिस लगा दिया, डिस नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि एसोसिएशन टूट गया, दैट मीन्स इट इज डिसोसिएशन। क्लियर है, तो डिसोसिएशन यहाँ पर आपको पूरा का पूरा 100% अप्रोक्सीमेटली डिसोसिएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के केस में पूरी तरीके से डिसोसिएशन नहीं होगा। जो सॉल्ट बना है, जैसे अमोनियम क्लोराइड की बात करें हम, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। ठीक है, तो ऐसा इसका डिसोसिएशन नहीं होगा कंप्लीटली। तो क्या हमारा इफेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा, मतलब H प्लस और OH आयन का कंसेंट्रेशन सेम नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर इक्विलिब्रियम किसी एक तरफ रहेगा, मतलब H प्लस ज्यादा रहेंगे या OH माइनस ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड था तो H प्लस ज्यादा मिलेंगे, तो जो पीएच है वो कैसा होने वाला है, एसिडिक की तरफ। क्लियर है, चलो। और वहीं दूसरी तरफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, जैसे सोडियम एसिटेट है, सोडियम एसिटेट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे बनाने के लिए यूज हुआ है NaOH, और वीक एसिड हुआ है CH3COOH। ठीक है, वीक एसिड बहुत बार बताया मैंने, और इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड है ना, विनेगर में मिलता है ये हमको। और इसको अगर हम बात करें बायोलॉजिकली बनाने वाला बैक्टीरिया कौन है, तो वो बनाता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, नाम में ही एसिटोबैक्टर एसिटाई छुपा हुआ है, एसिटाई मींस एसिटिक एसिड को दिखा रहा है। ठीक है, चलो, सो ये पूरी कहानी है इसकी। क्लियर है, समझ गए होगे हो सकता है। अब सॉल्युबिलिटी की कहानी खत्म करते हो, आगे चलते हैं। कंक्लूजन क्या मिला हमें, कंक्लूजन यहाँ अभी मत देखो कंक्लूजन, पहले तो ये टेबल देखो। ठीक है, कि पीएच कैसा कैसा मिलेगा। देखो पीएच में हमें कैसा क्या क्या मिल रहा है, मतलब यहाँ मिल रहा है सोडियम क्लोराइड का पीएच 7, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ है इसको बनाने में। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो मैंने यही शुरुआत में इसी के बारे में तो बताया था, जब ये बताया था कि इसका भी 7 मिलने वाला, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है, समझ पा रहे हो, चलो। देन अमोनियम क्लोराइड की बात करें, इसका फॉर्मूला AlCl3, इसका भी क्या होगा, 7। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, माफ करना मुझे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है, इसका भी पीएच 7। कॉपर सल्फेट लेस देन 7 बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। अब बोलोगे सर ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड याद कैसे होंगे, तो यार ये प्रैक्टिस से याद होंगे, बार बार पढ़ते रहोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, सोडियम एसिटेट मोर देन 7 होता है इसका, बिकॉज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो मोर देन 7 बिकॉज कार्बोनिक एसिड। देखो जब CO2 और H2O कंबाइन होते हैं, जब CO2 और, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जब
CO2 और H2O कंबाइन होते हैं तो जो एसिड फॉर्म होता है इट इज व्हाट, कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। और ये क्या होता है? वीक एसिड होता है, इट्स अ वीक एसिड। ठीक है, तो जब उसका यूज किया गया यहाँ पर वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो जानते हो बेस की तरफ रहेगा पीएच, बेसिक होगा तो मोर देन 7। देन सोडियम हाइड्रोजन की बात करें हम आपको, तो ये कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होगा। ठीक है ना, शेयरिंग में कौन, चलो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलो, होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला हमें इस एक्टिविटी का जो इतनी देर हम लोगों ने की? दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट ऑल सॉल्ट्स वेदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आर रेडियली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, मतलब बट मैंने आपको एक चीज बता दी कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट कम होते हैं सॉल्युबल। pH of salt in near is near around 7. Small changes in pH of salt depend on its precursor। ठीक है, प्रिकर्सर का मतलब है यहाँ पर क्या है कि pH ऑफ द सॉल्ट डिपेंड करता है प्रिकर्सर से। प्रिकर्सर का मतलब है कि कहाँ से बने हैं ये। यहाँ पे प्रिकर्सर का मतलब पीछे वाला होता है। तो बेसिकली सॉल्ट बना किससे था? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो भैया पीएच हो जाएगा उसका न्यूट्रल। अगर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है तो पीएच होगा एसिड की तरफ। अगर वीक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो बेस की तरफ होगा पीएच। ठीक है, ये कहानी है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक। वही सारी बातें हैं यार, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा है ना, आप लोग तो समझ ही रहे हो। ठीक है, देखो सॉल्युबिलिटी के बारे में एक चीज और देख लो। ऑल ये रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक बेसिस आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम मे बी सॉल्युबल। हियर ओनली वन ऑर्गेनिक सॉल्ट इज टेकन दैट इज सोडियम एसिटेट। पहले ही बता दिया मैंने, तो वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। लेकिन अगर तुम दूसरों की बात करोगे तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, सॉल्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड आर पोलर इन नेचर। अब क्यों हो रहा था ऐसा बता दिया। पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। पोलैरिटी क्या होती है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी मैंने आपको बता दिया कि वहां आपको प्लस माइनस क्लियर कट दिख रहा है ना, लेकिन ऑर्गेनिक में नहीं दिखता ऐसा। Salt of organic acid and organic bases are mainly non-polar in nature. They dissolve in non-polar solution like benzene and carbon tetrachloride (CCl4). ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शन पढ़नी है आपको, तो उसमें सॉल्वेंट की तरह क्या यूज होने वाला है? CCl4। ठीक है, टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, मोनो मीन्स 1। देखो, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3 एंड टेट्रा इज फॉर 4। ठीक है, क्लियर है? पेंटा इज फॉर 5। ठीक है, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलने का रीजन क्या है? बिकॉज कार्बन के साथ चार चार क्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, चलो आगे चला जाए, अब यहाँ से बाहर निकला जाए। अब चला जाए वापस से अपनी किताब की तरफ, दैट इज हमारी ब्यूटीफुल सी किताब एनसीईआरटी। ठीक है, चलो ये भी वही लिखा है एनसीईआरटी में पूरा। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड and a strong base are neutral with pH value of 7. On the other hand, salt of a strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7, and those of a strong base and weak acid are basic in nature with pH value more than 7। पूरी कहानी हम बार बार देख चुके हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो अभी भी तो आप पूछ सकते हो। और जो मैंने आपको टेबल दिखाया था ना, वो इसलिए दिखाया था, रिपोर्ट और ऑब्जर्वेशन तो हमने यहाँ पर करी हुई थी, तो इसका पीएच कितना होगा। अब यहाँ से जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो ये हम जो टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ठीक है, और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलो यार खत्म करते हैं आज की क्लास को यहीं पर। और अभी कोविड का समय चल रहा है तो मैं आपसे यही एडवाइस करूंगा यार, बाहर मत जाओ। मुझे पता है, आपको पता है कि बाहर नहीं जाना, और आप भी समझदार हैं, साइंस पढ़ रहे हो यार, है ना, तो जानते हो कि कैसा माहौल चल रहा है अभी। अनएजुकेटेड तो है नहीं हम लोग।
तो अभी बाहर मत जाओ, बहुत जरूरी काम हो तो ही जाओ, जाओ भी तो डबल मास्क लगा के जाओ, और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, अपने घर में जो एल्डर्स हैं उनका ख्याल रखो, है ना। सबका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहो टाइम टाइम पर, सब विटामिन सी भी खाते रहो, जिंक भी खाते रहो, सारी चीजें पता है, इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते रहना है ना। तो ख्याल रखो अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, चलो।